Uh, Very good morning to all of you, and there are some keen observers, and that is I was expecting that actually. Okay, good morning messages from Parth, Harshit. Okay, and as I was saying that there are keen observers, so like I was expecting the comments. So first is from Bhapesh that winters में तो कभी full sleeve नहीं थे. Okay. Dhruv is saying the same thing. वाह, अपने सर्दियों में तो half sleeves और गर्मियों में full sleeve. Krish says कि ये कैसे हो गया? ऋषभ says कि आपके पास full sleeve shirt है भी. Okay. Aryan says कि चलो winter में ना हो, summer में ही सही. चलो. If I tell you the actual reason, you will be surprised. AM has also made the same comment, and that is अब full sleeves है. उन्हीं का आज यूटिलाइज कर लेते हैं. So that's the reason. That's a funny reason. चलो, anyway, let's put that aside. Point is that as I discussed last class, कि आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे. Interestingly, मैंने कल बताया था कि ये चैप्टर का जो इनिशियल डिस्कवरी था, that was by Oersted. ठीक है ना? तो Oersted ने ये डिस्कवर किए कि इलेक्ट्रिक करंट के आसपास अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है. यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये अब आपस में रिलेट हो गए, जबकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि एज आई सेड साइंटिस्टों को लगा था कि शायद ग्रेविटेशन अलग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग और मैग्नेटिज्म अलग. तो खैर अभी तो वो जुड़ गए. एज आई सेड अर्लियर आल्सो, वी रिपीट द सेम थिंग. अब तो उसका नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थैंक्स टू द कंबाइंड नेचर ऑफ द सब्जेक्ट. नाउ the initial journey of this subject, however, that is the combined subject, however, was not so easy. अच्छा, ओर्स्टेड ने डिस्कवर तो किए. एक चीज देखा होगा साइंस में कि ज्यादातर केस में कोई फेनोमेना अगर किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए तो उन्होंने खुद ही रिसर्च किए और उन्होंने रिसर्च करके कुछ ना कुछ आउटपुट निकाले. सो दैट्स जनरली द ट्रेंड कि रिसर्च एंड देन आउटपुट. नाउ दैट्स द जनरल ट्रेंड. लेकिन ओर्स्टेड का एक इंटरेस्टिंग केस ये था, ठीक है ना? ओर्स्टेड का इंटरेस्टिंग केस ये था कि he couldn't give the conclusive formula. He did give a lot of output in the form of some observations कि ऐसे में ऐसे होगा, वैसे में वैसे होगा, but he could never really give some kind of a formula which would bind all his experiences and his observations. यानी फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और इसलिए वो बांध नहीं पाते फॉर्मूला. बाकी देखो, जो साइंटिस्ट जो चीज डिस्कवर करते हैं जनरली उसी के नाम से देखना, एक लॉ, फॉर्मूला, है ना, कुछ ना कुछ आउटपुट. जनरली यही हुआ है. कुलम ने डिस्कवर किया तो कुलम्स लॉ, न्यूटन ने डिस्कवर किया तो न्यूटन्स लॉ, है ना, स्टोक ने डिस्कवर किया तो स्टोक्स लॉ. टिपिकली ऐसे होता है. लेकिन ये एक ऐसे केस था जहां पे ऐसे नहीं हुआ. इनफैक्ट Oersted conducted many experiments but could not give a conclusive formula, and it was finally given a low range. अच्छा, let's also see why he could not give conclusive formula. देखो, the first thing that we are going to talk today is a little different. It is force on charge due to magnetic field. So force on charge due to magnetic field, that's the topic. अब जो ऑब्जर्वेशंस थे वो इतने सरप्राइजिंग थे. जरा सुनो. देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर मैं एक चार्ज रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल फोर्स लगेगा. सो सिंपल. लेकिन देखा गया कि अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो है टेस्ला और उसका सिंबल है बी. तो लेट्स से देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड आउट हियर एंड द सिंबल इज द यूनिट इज टेस्ला, तो जनरली रिटन एज टी. तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कुछ फोर्स होगा चार्ज, बट ऐसे नहीं हुआ. अगर मान लो इस चार्ज को तुम ऐसे रख दो यहाँ पे प्लस क्यू, तो देखो कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं. यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रख दो, देयर इज नथिंग हैपनिंग. तो इमेज अभी तो आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में भी इन्फ्लुएंस करते हैं, करते तो हैं, लेकिन इस केस में नहीं कर रहा है. चलो और एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो उन्होंने क्या किया,
Bhavya has also asked about CPT syllabus. CPT next week है क्या उसके next week? अगर नेक्स्ट वीक है तब तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, ठीक है ना, जो अभी हम मैग्नेटिज्म हम लोग कर रहे हैं वो तो नहीं रखेंगे, ठीक है ना। बट अगर मान लो नेक्स्ट वीक नहीं है, उसके नेक्स्ट वीक है, तो तब तो आई थिंक थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का भी पार्ट आएगा, ठीक है ना। अभी बताया नहीं है कब है। हाँ चलो ठीक है, देख लेते हैं जो भी होगा। क्रिश तुम्हारे डबल लॉगिन है क्या? क्या अगर मान लो इस चार्ज को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इवन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो रहा है, चार्ज उसी वेलोसिटी से चलता जा रहा है, तो यानी चार्ज एट रेस्ट force 0, charge moving along या opposite to magnetic field, force is again 0। यानी क्या दिखा हमें, दिखा कि बॉडी कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम स्पीड, बॉडी कंटिन्यूज यानी इससे पता चल रहा है कि इसमें भी फोर्स नहीं आ रहा। अब ये समझ में नहीं आया साइंटिस्टों को कि चक्कर क्या है ना। लेकिन एक चीज और देखा गया इज दैट अगर मान लो इस चार्ज को मैं परपेंडिकुलर लॉन्च करता हूं तब फोर्स नॉन जीरो आ रहा है। मतलब if however the velocity vector is at some angle with respect to magnetic field, then फिर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। नॉट ओनली दैट द चार्ज स्टार्ट्स टू मूव इन अ कर्व, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, चार्ज स्टार्ट्स मूविंग इन अ कर्व। अगर मान लो कुछ एक एंगल के साथ है, तो इन दैट केस क्या हो रहा है ना, चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है और वो एक कर्व पे मूव करने लगता है। अब वो कर्व क्या है, ऑल दैट दोस आर थिंग्स दैट वी विल डिस्कस। तो देयरफॉर ये जो अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस है इनको ओर्स्टेड तो समेट नहीं पाए। उन्होंने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस बताया कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया ऐसे, तो ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। उन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट किए, बट देन ही कुड नॉट गिव अ कंक्लूसिव फार्मूला व्हिच विल कनेक्ट ऑल हिज एक्सपीरियंसेस। फाइनली ये फार्मूला आया बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड लोरेंज। और जब मैं फार्मूला लिखूंगा तुम खुद रियलाइज करोगे कि ये फार्मूला इतना आसान नहीं था किसी साइंटिस्ट के लिए कंक्लूड करना। एंड that is why it is called as Lorentz force। लोरेंज ने क्या देखा, लोरेंज ने बोला कि जो फोर्स ऑन ए चार्ज होगा, ठीक है ना, दैट विल बी Q into V क्रॉस। जो तो चार्ज है, V क्रॉस B मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। तभी देखो मैंने क्या लिखा कि वेलोसिटी वेक्टर इज एट सम एंगल। और अब ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि अगर चार्ज एट रेस्ट तो फोर्स क्यों जीरो आ रहा है, क्यों, तो देखो वेलोसिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ द फार्मूला फॉर फोर्स। मतलब वेलोसिटी जीरो करोगे तो फोर्स तो जीरो आएगा। अब इनिशियली तो ये फार्मूला नहीं पता था ना, इसलिए साइंटिस्ट इंटरप्रेट भी नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, उस समय तक जितने भी फोर्सेस के एक्सपीरियंसेस थे, यानी ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, उसमें वेलोसिटी का तो कोई रोल नहीं होता था। उसमें क्या होता था ना, फील्ड और ऑब्जेक्ट यानी चार्ज मास जो भी है। तो वेलोसिटी का भी कोई रोल हो सकता है, ये तो उस समय किसने सोचा ही नहीं था। खैर अब तो खैर पता चल गया, तो लाइक दिस डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। और देखो सेकंड एक्सपीरियंस, चार्ज मूविंग अलोंग या अपोजिट टू बी। तो अगर चार्ज, अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड विल बी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब बताओ, अगर मान लो चार्ज पैरेलल मूव करता है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंटी पैरेलल अगर हो जाए
तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बताओ साइन थीटा 0 है या नहीं? तो फोर्स 0 आना ही चाहिए। एंड दैट वाज व्हाट द एक्सपीरियंस वाज। यानी अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो दैट केस क्या हो रहा है? हाँ, फोर्स टिपिकली 0 आ रहा है। दैट वाज व्हाट वाज सीन, ठीक है ना? दैट वाज व्हाट वाज सीन। तो देयरफॉर फाइनली वी हैव गॉट द कंक्लूजन कि ये फोर्स आएगा। अच्छा, इसके इसके खुद के कुछ अपने कंक्लूजन्स भी है। वो क्या है ना, देखो ये जब फोर्स आएगा ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर होना ही है। दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज। ठीक है, एक चीज और देखो, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। और वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर, यानी पावर विल बी ऑलवेज जीरो। बाय द वे पावर होता क्या है? पावर होता है dw by dt, that will be zero. That means dw is equal to zero. Conclusion क्या है फिर? Conclusion is that, therefore the conclusion is that, therefore the conclusion is that work done by magnetic field is zero. इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो उससे काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकती। तो therefore KE remains same if only magnetic field is there. देखो प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैंने ये नहीं लिखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा। दैट्स व्हाई आई रिटन के रिमेन्स द सेम इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिव। नाउ यू माइट से ओनली मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट क्यों बता रहे हो? क्योंकि हो सकता है कि साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रहा हो, तो वो तो वर्क डन करता है ना। अगर मान लो उसमें कोई अलोंग द फील्ड अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है तो इन दैट केस वर्क डन करेगा, तब तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है। तो देखो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड। तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड वाले सिचुएशन में वर्क डन नहीं होगा, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन बदल सकता है पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अगर वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी स्पीड कांस्टेंट। वेलोसिटी बदल सकता है, ऐसे है तो ऐसे हो गया, ये हो सकता है। चलो नाउ लेट्स लुक एट सम मोर कांसेक्वेंस। ये तो हो गया वर्क डन रिलेटेड सारे डिस्कशन है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। लेट अस टेक अ केस इन व्हिच सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना। और मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को कुछ v वेलोसिटी से लॉन्च कर, कुछ नहीं, इसको लेके ऐसे थ्रो कर। लेट्स लुक एट द फोर्स। फोर्स क्या होगा? q इंटू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड देखो, क्यू वी क्रॉस बी, यानी फोर्स ऊपर, और ये हो गया फोर्स। अब बताओ, अब बताओ, अगर किसी का वेलोसिटी ऐसे है और उसमें फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो ऐसे हो जाएगा, पर जैसे ऐसे होके वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा तो फिर फोर्स का डायरेक्शन भी तो इधर हो गया ना, ऐसे हो गया, तो फिर ऐसे हो जाएगा। फिर जब वेलोसिटी ऐसे हो गया तो फिर v क्रॉस b ऐसे हो गया, यानी फोर्स ऐसे ऐसे ऐसे, यानी दिस चार्ज इज नाउ गोइंग टू मूव लाइक दिस। और क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा है ना, तो देयरफॉर ये देखना अपना वापस उसी पॉइंट पे आएंगे और एक सर्कुलर पाथ कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर होता है तो दैट इज नथिंग बट अ सर्कल, है ना। तो देयरफॉर देयर विल बी अ सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ का रेडियस वगैरह कैसे आएगा वो आप देखते हैं। तो हमें पता चल रहा है इस बार
कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है ना, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है दैट केस क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा, तो जो फोर्स आएगा वो है QVB। एक्चुअली साइन थीटा भी होना चाहिए है ना, एज पर द फार्मूला साइन थीटा होना चाहिए, बट यहाँ पे वेलोसिटी एक्स के अलोंग और ये माइनस जेड के अलोंग, तो 90 डिग्री, तो देखो साइन 91 है तो रहने, यही तो तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला है ना, तो ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया QVB। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा था मैंने, तो ये वेलोसिटी हो गया और QVB फोर्स आ गया, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो है QVB, बट सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv स्क्वायर बाय r है, तो देयरफॉर आई कैन राइट mv स्क्वायर बाय r यार इज इक्वल टू QVB, तो v कैंसल, यानी r इज इक्वल टू therefore r is equal to mv by qb। ठीक है ना, so you have a situation where the radius has been found out as mv by qb। ठीक है, चलो, so that's the radius। Now with the help of this I also now want to find out the time period of completing the circuit। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r by v। अब r क्या है, mv by qb, यानी 2 पाई mv by qb अपॉन v। तो इससे क्या बना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m by q। ठीक है, so therefore you have a situation where the time period is equal to 2 pi m by qb, and there is something interesting here, let's understand that, there is something interesting here and let's understand that, and that is time period देखो independent of speed है। Now that's really interesting। This time period is interestingly independent of speed। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज को मैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से थ्रो कर देता और एक चार्ज को अगर मैं 200 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर देता, they will have the same time period। How do you explain that? So that means two charges, one with suppose v is equal to 2 centimeter per second and the other is let's say v is equal to 200 meter per second, as same time period। क्यों, देखो वेलोसिटी तो है नहीं एक्सप्रेशन। So how do you explain this? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड वाला और 200 मीटर पर सेकंड, बहुत अंतर होता है। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और 200 मीटर पर सेकंड, they have the same time period। How do you explain this? Yes, any answers? कुछ आंसर भी करो। ओके, भव्य से इसकी उसके आर भी छोटा होगा और वेलोसिटी भी कम है। ठीक है, अंश इसके इसका आर बढ़ जाता है। ठीक है, देव से इसकी ज्यादा स्पीड से रेडियस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, they have also say the same thing। I think people are all thinking along the same correct lines, and that is स्पीड अगर हम कम रखेंगे तो उसका पाथ भी उतना ही कम होगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि रेडियस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर मान लो वेलोसिटी को तुम 100 गुना कर दोगे, उसका रेडियस भी 100 गुना होगा। तो वेलोसिटी कम रखोगे तो यूं कवर कर, वेलोसिटी 10 गुना बढ़ा दोगे तो दैट केस रेडियस भी 10 गुना बढ़ जाएगा, तो पाथ भी 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। That's what is going to happen typically out here, है ना? So therefore the time period will remain the same, is independent of velocity in this case। ठीक है, all of you are right। देव, देहम, अंश, भव्य, बिल्कुल सही। So what we are getting is that a circle। अच्छा, टाइम पीरियड अगर आ जाता है तो हम लोग एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं ओमेगा।
तो ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये टिपिकल टर्म है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो कितना होगा 2 पाई बाय टी, अगर नीचे लेके आ जाओ तो आ जाएगा क्यूबी और नीचे एम आ जाएगा इक्वल टू क्यूबी बाय। ये एक और फॉर्मूला है। So these are typically the formula that you're going to get in which things are connected to the velocity and a radius, time period. To start off with तो यही है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी चीज को थोड़ा सा सिचुएशन में डालता हूँ और देखता हूँ क्या होगा, है ना? कैसा सिचुएशन? लेट अस से मैंने कुछ ऐसे बनाया कि ये एक लाइन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं और यहाँ पे कुछ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? यहां से मैंने एक चार्ज को रिलीज किया कुछ वेलोसिटी से, ठीक है? तो ये चार्ज ऐसे चलेंगे, और आई थिंक वी ऑलरेडी हैव एन एक्सपीरियंस कि क्या होने वाला है। तो हमें पता है कि जैसे ही एंटर करेंगे तो क्यू वी क्रॉस की तो ऊपर की तरफ फोर्स देनी बेंड हो जाएगा, यानी ऐसे बेंड हो जाएगा और सेमी सर्कल होके बाहर आ, तो यहाँ पे एंट्री है और ये हो गया एग्जिट। तो ई फॉर एंट्री, ई डैश फॉर एग्जिट। दो क्वेश्चंस है, एक तो फाइंड आउट ई डैश, and there is another thing called as delta. What is delta really? Delta is called as the angle of deviation. ठीक है? Delta is the angle of deviation. ठीक है? Go ahead. Okay, एक आंसर तो तुरंत ही आ गया लगभग, and that is entry exit distance वाला। ठीक है? That has almost come up immediately, I mean. Okay. That's right actually. क्योंकि ये क्या है? ये तो सेमी सर्कल होगा क्योंकि एंट्री 90 डिग्री पे है, तो देयरफॉर यहाँ पे आधा सर्कल होके और फिर बाहर आ जाएगा सीधा, एंड देयरफॉर एंट्री एग्जिट गैप तो सब लोगों ने सही दे दिया, एंड दैट इज 2 mv by qb। आई थिंक सिंपल आंसर, ये रेडियस है तो ये रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया, तो ई डैश हो गया 2r, and that is equal to 2 mv by qb। ठीक, सिंपल। What about angle of deviation? Now angle of deviation Ariyant is given as 180 degree। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्वेंशन है, ध्यान रखना, इज दैट एंगल ऑफ डिविएशन में प्लस और माइनस भी बताना पड़ता है। तो व्हेन यू आर सेइंग Ariyant 180 डिग्री, आर यू सेइंग प्लस 180 डिग्री और आर यू सेइंग माइनस 180? नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट। Okay, now you have changed the answer. You are changing it to minus. Okay, Bhavya says plus 180 and Ariyant has said minus 180, Sagarika plus 180, Dev minus pi, Garv minus pi. चलो ठीक है, there are certain answers that we are getting. Let me interpret properly. Actually पता क्या है कि इसमें जो एंगल ऑफ डिविएशन देखा जाता है ना, that is seen vis-a-vis the rotation of the velocity vector, the direction of rotation of the velocity vector. यानी angle of deviation में जो वैल्यू है वो तो चलो अलग चीज है, साइन is decided, साइन यानी प्लस माइनस, है ना, is decided by
sense of rotation of velocity vector. जरा ध्यान से देखो इस बार velocity vector में चेंज क्या आया, ये देखो। और ये तो हमें पता ही है कि एंटी क्लॉकवाइज बाय डेफिनेशन इज सपोज्ड टू बी पॉजिटिव। ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज बाय डेफिनेशन इज सपोज्ड टू बी पॉजिटिव, ये मत भूल। चलो देखते हैं फिर। ये देखो वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे है, इसको बताओ कैसे बदलना। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। सेंस ऑफ रोटेशन क्या है वेलोसिटी वेक्टर के, तो यानी ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे रोटेशन, और 180 डिग्री, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल और ये एफ फॉर फाइनल, और रोटेशन ऐसे हुआ, यानी अगर मैं एक जगह पे रखता हूं तो इन दैट केस ऐसे, और ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव पाई आंसर हो। तो देयरफॉर एंगल ऑफ डिविएशन विल बी इक्वल टू प्लस पाई। आई थिंक रेडियंस में आंसर देना इज बेटर, है ना, तो इसलिए मैंने भी रेडियंस में ही आंसर दिया। 180 डिग्री लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 ऑप्शंस में अगर डिग्री में आंसर है तो ऑब्वियसली डिग्री वाला ही चूज करोगे, है ना। बट टिपिकली अभी जो फिजिक्स का वो है तो होता है, मतलब नाउ दैट वी हैव ग्रोन अप बियॉन्ड 10 तक, तो 10 तक डिग्री ठीक था, बट 11 12 में आके अब डिग्री जनरली अवॉइड करते हैं हम लोग यूज करते हैं जनरली रेडियंस, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर डिग्रीज एंड रेडियंस। ठीक है, तो ये केस आ गया। अब मैं एक और दूंगा, वो भी करो। अगेन द सेम क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। और इस बार मैंने क्या किया, इस बार चार्ज को ऐसे रिलीज, मास और चार्ज ऐसे, और ये ऐसे एंट्री कर, बस इतना ही दिया। क्वेश्चन अभी भी वही दोनों है, ये तो एंट्री हो गया, फिर एग्जिट भी कहीं ना कहीं होगा, तो फाइंड ई डैश एंड ऑब्वियसली डेल्टा। गो अहेड। और ये जो एंगल है ना वो दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है। तो दिस एंगल इज गिवन एज थीटा एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द सेम टू थिंग्स, एंड दैट इज, अच्छा पिछले बार जो आंसर्स आए थे माइनस प्लस 180 इक्वली थे, बल्कि माइनस वाले ज्यादा थे। आई होप यू ऑल गॉट कि मैंने प्लस क्यों आंसर दिया मैंने, ठीक है। ई डैश इज एक्चुअली एग्जिट पॉइंट, ई इज बेसिकली एंट्री पॉइंट, ई इज एंट्री पॉइंट, और ई डैश हो जाएगा एग्जिट पॉइंट। चलो गुड, ठीक है। 2mv, अच्छा नहीं, कुछ साइन थीटा भी आ रहा है। अच्छा, कईयों का साइन थीटा है, कईयों का कॉस थीटा है। देव हैज गिवन साइन थीटा, सावरिका अरिहंत हैज गिवन कॉस थीटा। बाकी तो सब सेम है, 2mv बाई क्यूबी तो है ही है। भव्य से 2mv बाई क्यूबी साइन थीटा, ओके। देव आल्सो सेज कॉस थीटा। अच्छा, देव ने आंसर बदल दिया कॉस थीटा का। भव्य तुम भी अपना आंसर बदलना चाहोगे, और साइन थीटा तो कॉस थीटा। देव हैज आल्सो सेड कि नहीं कॉस थीटा होगा। चलो, रूपल आल्सो सेज द सेम थिंग, दैट इज 2mv cos थीटा बाय क्यूबी, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, Stress is 2 pi minus 2 theta. So let me now start. First of all, if you look at the curve will be like this. And because of symmetry, it is going to come out also at theta angle. But how are you so convinced about theta angle? So the answer is that actually पता क्या है?
यहाँ पे सर्कल वाला पार्ट होगा और जो एंट्री पॉइंट होगा ना वो टेंजेंशियल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर एक्चुअली अगर एक सर्कल है और अगर एंट्री यहाँ पे हो रहा है, इधर एंट्री तो यहाँ पे हो रहा है, एंट्री ऐसे तो टेंजेंशियल एंट्री, यानी बेसिकली ये वो बाउंड्री, तो वो सर्कल कवर करके फिर देखो उसी एंगल पे टेंजेंट होके बाहर, सो दैट्स द वे टू विजुअलाइज इट। तो बस इधर मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है तो उसमें सर्कल वाला पार्ट आ गया, ये तो बस ऐसे ही रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया है, इसका जरूरत तो नहीं है, बट यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाई आई एम ड्राइंग, ठीक है ना। तो इसी का फिगर एक्चुअली यहाँ पे है, बिकॉज सम ऑफ यू माइट बी इन डाउट्स कि ये थीटा और थीटा कैसे मैच करा दिया, तो वो थीटा थीटा मैच करा बिकॉज ऑफ दिस सर्कल पार्ट, ये टेंजेंशियल एट बोथ एंड्स है, तो बाकी तुम अपना जो है लाइन ड्रॉ करके अपना प्रूव कर सकते हो, इट्स इजी थिंग टू प्रूव। तो इस बार एंट्री वेक्टर ऐसे हुआ, वेलोसिटी वेक्टर, और ये थीटा होने के कारण क्या ये भी थीटा हो, और एग्जिट वेक्टर ऐसा है वो भी थीटा एंगल की, तो ये हो गया एंट्री, ये हो गया एग्जिट, so therefore this is the velocity, sorry क्या बोलते हैं, तो लाइक पाई माइनस 2 थीटा, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना, वो भी पॉजिटिव। इसमें कई सारे आंसर्स आए हुए हैं, ओके। श्रेयसी हैज गिवन 2 पाई माइनस 2 थीटा, देहम ने पहले दिया पाई बाय 2 माइनस थीटा, अरियत ने दिया 2 थीटा माइनस पाई, सक्षम ने दिया माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, सागरिका ने दिया पाई प्लस थीटा, नन ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है ना। इस बार आंसर हो गया पाई माइनस 2 थीटा, और वो भी पॉजिटिव, क्यों, देखो वेलोसिटी एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट, ठीक है। तो इस बार हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा इज योर डेल्टा, जो आंसर्स मेरे पास आए थे, ठीक है ना, उसमें हर एक में छोटे छोटे मिस्टेक्स थे, तो लाइक आई होप नाउ मस्ट हैव करेक्टेड योरसेल्फ, ठीक है। चलो लेट मी चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली, थोड़ा सा चेंज, बता दो क्या चेंज है, वैसे क्वेश्चन तो वही है। अच्छा, जहां तक ई डैश की बात है, ये ई हो गया और ये ई डैश, तो हमें पता है कि ये टेंजेंशियल है तो यानी रेडियस ऐसे होगी, ये टेंजेंशियल है तो रेडियस ऐसे हो, ये 90 डिग्री पे हो, ये भी 90 डिग्री पे हो, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा, तो उसी लॉजिक से ये भी थीटा, और ये तो रेडियस आर है, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा आर कॉस थीटा, जगह है कम थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखता हूँ आर कॉस थीटा, तो अगर ये आर कॉस थीटा है तो ये भी आर कॉस थीटा है ना, तो देयरफॉर ई डैश कितना हो गया, देयरफॉर यू हैव दिस इक्वेशन वेयर ई डैश इज इक्वल टू 2r cos, ठीक है। और यू नो r तो है mv by qb, so I can easily write it as equal to 2 mv by qb, ठीक है। आई होप नाउ दैट्स ओके। चलो तो लाइक इस बार जो है थोड़ा सा अंतर हुआ, एंगल ऑफ डिविएशन को आई होप एंगल ऑफ डिविएशन को अच्छे से देखा होगा, तो इस तरीके से हम एंगल ऑफ डिविएशन वगैरह निकाल सकते हैं, और बाकी ई डैश पाई गया, इट्स इजी जॉब। क्वेश्चन अब थोड़ा सा और चेंज है, फिर से वही b इज इक्वल टू 0, पर इस बार b डॉट, रेस्ट इज ऑलमोस्ट द सेम, अगर b डॉट है मान लो, और क्वेश्चन वही है, ये चार्ज है, वेलोसिटी वेक्टर v है, ये जाके ऐसे हिट किया ऐसे, और वो थीटा एंगल, तो चार्ज वेलोसिटी मास और मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ 0 है, पर वहां पे डॉट, ठीक है। क्वेश्चन इज द सेम, फाइंड ई डैश एंड डेल्टा,
क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम, फाइंड ई डैश एंड डेल्टा, जल्दी करो. So there is a minor difference between cos theta and sin theta. Okay, Saksham has now reverted back to cos theta. Sagarika is also saying 2mb cos theta by cube. ठीक है. अच्छा, इस बार एक चेंज पता है क्या है कि इस बार ना मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, क्रॉस नहीं है. तो देयरफॉर इस बार जो बेंडिंग होगा वो देखो कैसे हो रहा है. ये v हो गया और b हो गया डॉट, ये v है. तो ये देखो v क्रॉस b यानी फोर्स ऐसे. तो देयरफॉर द मोमेंट चार्ज एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इट विल पुश लाइक दिस. तो ये चार्ज मुड़ जाएंगे ऐसे. तो दिस टाइम द थिंग विल हैपन अ लिटिल डिफरेंट. So you might say, how are you getting the diagram like this? Well, again the same thing. This is the circle, and this time the entry is happening here, tangential. अब फिर ये सर्कल पार करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट तो ये सिमिलर एंगल का ही होगा ना फिर. ये देखो, ठीक है ना. रेस्ट इज जस्ट मैथमेटिक्स, इसलिए क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होगा रेडियस, ये भी परपेंडिकुलर रेडियस. ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री. देयरफॉर ये भी थीटा. सिमिलर लॉजिक से ये भी थीटा. बस दैट्स इट. अगर मैं ये रेडियस आर लेता हूं, ये भी रेडियस आर हो गया, ये सेंटर हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये आर cos थीटा और ये भी आर cos थीटा. तो देयरफॉर इस बार भी ई डैश तो वही आ 2r cos थीटा. तो देयरफॉर ई डैश इज स्टिल 2r cos and r is mv by qb. So this will be 2 well, as far as angle of deviation is concerned, well, Deham has given 2 theta minus pi. Parth has given pi minus 2 theta. And Aryant has given minus of bracket में pi plus 2 theta. Aryant, अच्छा Aryant ने उसी को repeat किया. चलो ठीक है, I think that's the correct answer. Let's understand why. देखो, अगर देखोगे तो एंट्री एग्जिट अभी भी इस बार वही है. ये एंट्री है, ये देखो एंट्री, और एग्जिट, ये एग्जिट, और ये एंट्री, और एंगल थीटा थीटा है ही है, तो मालूम ही है. इस बार क्या हो रहा है, देखो ये एंट्री है और ऐसे करके एग्जिट हुआ, यानी और इस बार एक चीज और देखो, इस बार वेलोसिटी वेक्टर क्या हुआ, ऐसे, ये देखो कैसे मुड़ रहा है, देखो वेलोसिटी वेक्टर यानी ऐसे हुआ. So this time it is a clockwise movement. और याद करके तो हमने कन्वेंशन ही सेट कर रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखेंगे. और डिविएशन हुआ कितना, पाई प्लस 2 थीटा. देयरफॉर ये एंगल पाई प्लस 2 थीटा हुआ. लेकिन जब मुझे डेल्टा लिखना होगा तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ पाई प्लस. सर हमने ये वाला एंगल क्यों लिया है, ऊपर वाला क्यों नहीं लिया? देखो मैंने क्या बोला कि डिविएशन मतलब क्या, डिविएशन का मतलब होता है जिस एंगल से वेलोसिटी वेक्टर रोटेट कर. तो एक चीज बता, अगर मान लो वेलोसिटी वेक्टर कई बार रोटेट करेंगे ना, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐड भी होगा, हो सकता है. जैसे मान लो एक सर्कल में चल रहा है, सर्कल में कंटिन्यूअस चले जा, तो देखो वेलोसिटी वेक्टर यूं हुआ 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, तो ऐड भी हो सकता है. अब बाकी वो 2 पाई प्लस में ऐड होगा माइनस में ऐड होगा, वो तो डिपेंड करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसमें मैंने बताया हुआ है. तो इस केस में वेलोसिटी वेक्टर कैसे रोटेट कर रहा है, देखो यहां से स्टार्ट, और देखो रोटेशन का सेंस देखो ध्यान से.
तो अगर तुम इसके एज को एक जगह पे फिक्स कर लो तो क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट, यानी ये देखो, यानी इस बार तो क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो स्टार्ट ऐसे हुआ है और एंड ऐसे हुआ, ये वाला, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा ना, दैट्स द पॉइंट। अगर सर्कल की जगह 2 सर्कल 3 सर्कल होता तो 2 पाई 2 पाई 2 का मैं ऐड भी करता, इस केस में भले ही ना हो बट कल को हो सकता है, कोई और क्वेश्चन में हो सकता है ना, ये ध्यान रख। चलो एनीवे, तो देखो इस केस में हो गया माइनस ऑफ पाई प्लस 2 थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, माइनस वो भी सिग्निफिकेंट है और पाई प्लस 2 थीटा जो वैल्यू लिया मैंने वो भी सिग्निफिकेंट है। हो सकता है तुमको लग रहा है ये तो सिमिलर हो गया पिछले बार का फिगर हो गया, ये तो पाई माइनस 2 थीटा, लेकिन पाई माइनस 2 थीटा तब लेंगे ना जब ऐसे अगर रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, फिर हमें इधर वाला एंगल ही लेना, मैंने बोला ना रोटेशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। आई थिंक नाउ यू कैन फील द रोटेशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर थ्रू दिस। चलो, let's now move on to a little different kind of a case. This time suppose this is restriction from both sides, यानी यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ठीक है ना, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और ठीक है ये दो पैरेलल लाइंस है और सिर्फ इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इस पोर्शन पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बस एक एल लेंथ का रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन इज इस बार अगर चार्ज को फिर से वही करूं, ठीक है, क्वेश्चन इज द सेम, दिस इज द एंट्री पॉइंट, तो वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड ई डैश एंड डेल्टा, ठीक है, गो अहेड, है ना। इस बार जो है दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन है, बीच वाले एक पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं, और फिर चार्ज एंट्री कर रहा है, गो अहेड। थिंग इज दैट कि हो सकता है कि एल काफी बड़ा हो और रेडियस बहुत छोटा है, अगर ऐसे होगा तो देन इट विल बॉयल डाउन टू द फर्स्ट केस दैट वी हैव डन, मान लो एल बहुत बड़ा है रेडियस छोटा तो रेडियस ऐसे मुड़ के चला जाएगा, तब तो फर्स्ट केस हो जाएगा। So therefore, the first thing is that this is a possibility. ये कब होगा, अगर रेडियस L से छोटा है, R L से कम है, तो देखो R L से कम होगा तब तो हम लोग पूरा केस कवर कर चुके हैं, E डैश क्या होगा डेल्टा वगैरह, let's not repeat. So let's only solve for L less than R, यानी L थोड़ा छोटा है R से, यानी अगर R रेडियस का पूरा कवरेज करना है तो एक्चुअली कायदे से यूं ऐसे होना चाहिए, पर वो तो कर नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि एक बार वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला गया उसके बाद तो फोर्स खत्म, उसके बाद क्या होगा स्ट्रेट चला जाएगा, so that's what is going to happen in this case, ठीक है ना। यानी जो रेडियस है वो बड़ा है एल से, ये मानते हुए सॉल्व, छोटे वाले में तो फिर फर्स्ट केस ही हो गया, फिर तो सॉल्व क्या करना, then we don't need to solve, then we already know the answer.
चलो ठीक है, नाउ आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप अभी, तो लेट मी नाउ स्टार्ट टेकिंग द आंसर अभी, ठीक है ना? आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट टेकिंग द आंसर्स। एक आंसर आ चुका है, साइन इनवर्स एल बाय आर, एक्चुअली ना ई डैश भी चाहिए। चलो कोई नहीं, तो इस बार क्या होगा देखो, ये सर्कल का स्टार्ट होगा, this is going to be the angle of deviation. क्यों? ये देखो ना, सीधा जा रहा था और उसके जगह ऐसे मुड़ गया, तो यही एंगल ऑफ डिविएशन है ना? और ये सीधा जा रहा, ये एग्जैक्ट पॉइंट हो गया। यू नो देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एज लेटरल डिविएशन। तो देयरफॉर इस बार एक थर्ड क्वेश्चन भी ऐड कर, एंड दैट इज फाइंड आउट d इज इक्वल टू, बट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय लेटरल डिविएशन, वो भी समझो। जैसे मान लो एक पार्टिकल यूं जा रहा, पार्टिकल यूं जा रहा था, तो वो स्ट्रेट भी जा सकता, बट मान लो स्ट्रेट नहीं गया, मान लो ऐसे करके यूं चला, सपोज कुछ भी मतलब ऐसे ही रैंडम बना लिया, और मैं तुमसे पूछता हूं यहाँ पे लेटरल डिविएशन बताओ, यहाँ पे लेटरल डिविएशन बताओ, तो क्या करना होता है ना, ओरिजिनल रास्ते से किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ का ये हो गया लेटरल डिविएशन। लेटरल डिविएशन का मतलब है कि अगर मैं इस रास्ते से जा रहा था, उसके जगह अगर मैं कहीं और चला जाता हूं, तो इस रास्ते के हिसाब से तुम अभी कितना दूर हो, दैट इज द आइडिया ऑफ लेटरल डिविएशन। तो इस रास्ते के हिसाब से जो कि ओरिजिनल था, उससे डिविएट हो गया, तो ये हो गया लेटरल डिविएशन, इसका लेटरल डिविएशन ज्यादा है। So I can say that at this point the lateral deviation is less, and at this point the lateral deviation is more. ये दोनों ही perpendicular होना चाहिए. So this is called as lateral deviation. यानी साइड कितना चला, ठीक है, कितना साइड चला, that is the idea of lateral deviation. ठीक है, चलो तो वो भी निकालना है। Maybe at the point of exit we can find out lateral deviation. वैसे तो lateral deviation बदलता जाएगा, तो यहाँ का lateral deviation अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ अलग है, वहां अलग है, तो हर जगह एक्चुअली अलग अलग है ना? तो चलो कोई नहीं, पहले तो डेल्टा निकाल। एक चीज देखो, और ये इंपॉर्टेंट है, जिस समय एंट्री हो रहा है ना, जिस समय एंट्री हो रहा है, तो एंट्री वाला जो लाइन है वो टेंजेंट टू द सर्कल होना चाहिए, और होता है। तो देयरफॉर ये जो एंट्री वाला लाइन है ना, ये इस सर्कल का टेंजेंट है, और ये परपेंडिकुलर है, यानी ये रेडियस होगा। ये रेडियस होने का मतलब है कि यहाँ पे कहीं सेंटर होगा सी, यानी ये जो सर्कल का पार्ट है उसका सेंटर इसी बाउंड्री वाले लाइन पे कहीं होगा, सो दैट ये भी रेडियस हो जाए और ये भी रेडियस हो जाए, तो उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एग्जिट वाला पॉइंट टेंजेंशियल टेंजेंशियल होता है, और एंट्री वाला भी टेंजेंशियल होता है, एंट्री वाले में भी 90 डिग्री, एग्जिट वाले में भी 90, और ये दो लाइंस पैरेलल है, तो अगर ये डेल्टा हुआ अलग से, ऑब्वियसली फिर ये हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा, तो ये हो गया डेल्टा, और ये तो दे रखा है एल, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये तो एल होगा ना, दिस योर एल, ये तो रेडियस आर है, तो साइन डेल्टा क्या हो गया, एल बाय आर, so therefore you have sin delta is equal to L by R, यानी डेल्टा is equal to
अच्छा अब आ जाओ तुम ई डैश। ई डैश बेसिकली क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डी निकाल लेते, तो लेट्स से एग्जिट पॉइंट का डी निकाल लेते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट deviation at exit point। तो एग्जिट पॉइंट का डिविएशन याद, अब वो कैसा निकलेगा ना, देखो यहां से लेके यहां तक तो आर है, और ये आर है, ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो डी कितना हो गया फिर, आर माइनस दिस, तो देखो सेकंड आंसर भी आ गया, डी इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट ऑफ। Now mind you, this is not the d everywhere, this is the d only at the exit point। हर पॉइंट पे डी अलग अलग है, जैसे यहाँ का डी अलग है, 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 हर पॉइंट पे डी अलग है, क्योंकि देखो ये ओरिजिनल रास्ता है और उससे हटता जा रही है, तो देखो ऑब्वियसली डी का वैल्यू बढ़ता जाएगा एज टाइम गोज, तो ये चार्ज और आगे चलते जाएंगे तो डी का जो वैल्यू है वो बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। अच्छा हमने क्या क्या जॉब था, एक तो एंगल ऑफ डिविएशन निकालना था डेल्टा, तो डेल्टा तो आ गया है ना, साइन इनवर्स एल बाय आर। मैंने डिविएशन भी निकाल लिया, वो आ गया ये वाला, और मुझे ई डैश भी चाहिए, तो ई डैश क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी ई डैश हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर। अब मैं इसको एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा हूं, दैट विल टेक लिटिल लॉन्ग, बट वंस यू फाउंड आउट डी, अगर अगर आर ये सब चीजों का वैल्यू दिया हो, एम वी ये सब का, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करके उसको यहाँ पुट करेंगे, एल तो दिया ही होगा क्वेश्चन में। I think we can find out E dash also. So like I think satisfactorily we have more or less found out E dash। वो अलग बात है, कभी थोड़ा फॉर्मेटिंग का इशू है, इशू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने R लिखा, और R क्या होता है, MV by Q, ठीक है ना। So we know the R हमें, so the R is equal to, यानी टेक्निकली स्पीकिंग हमने अब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया कि अब ये आंसरेबल हो, तो लाइक दैट यू कैन डू योरसेल्फ। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है जो कि वर्थ मेंशन, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर देखना पता है क्या आएगा, दिस इज अ स्पेशल केस। Now why I'm writing it as a special case is because ज्यादातर केस में देखना यही आते हैं। स्पेशल केसेस है L is very very small compared to R, यानी सपोज जो रेडियस पे टर्न हो रहा है वो बड़ा है और जो L वो रिलेटिवली छोटा है, लेट्स से काफी छोटा है, यानी अगर नहीं छोटा है तो उसके वैल्यूज तो आ चुका है सब कुछ, डेल्टा क्या होगा, डिविएशन क्या होगा, लेटरल डिविएशन क्या होगा, है ना, फिर एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, फिर ई डैश इन एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सब हमने निकाल लिया। ठीक है, एंट्री एग्जिट पॉइंट सब निकाल लिया। फिर अब हम निकालना चाहते हैं अगर मान लो ये सेटिस्फाई होगा तो क्या होता है, तो अगर मान लो वेरी स्मॉल होता है यानी एल बाय आर वेरी स्मॉल होगा, और अगर एल बाय आर वेरी स्मॉल होता है तो हमें पता है कि अगर वेरी स्मॉल के केस में क्या होता है, साइन थीटा और थीटा बराबर हो जाता है ना, तो देयरफॉर डेल्टा विल बी अप्रॉक्सीमेटली साइन इनवर्स एल बाय आर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एल बाय आर। तो यानी if n is very very small compared to r, then पहली बात तो डेल्टा इज इक्वल टू एल बाय आर, क्या कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एल। दिस डेल्टा, ठीक है। नॉट ओनली दैट, अगर एल बाय आर, एल वेरी वेरी लेस देन आर होता है तो एक और चीज भी होगा, इसको भी सिंप्लीफाई करो, क्या, डी विल बी इक्वल टू आर माइनस, इसमें से भी आर कॉमन लो, ये हो जाएगा आर इंटू 1 माइनस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, आर स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो आर हो गया, और ये 1 माइनस एल स्क्वायर पे आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो ये बन गया इक्वल टू आर माइनस आर इंटू, नाउ आई कैन यूज बाइनोमियल,
क्योंकि L तो वेरी स्मॉल है ना, L तो वेरी स्मॉल है, तो L square will be very small compared to R square, तो मैं y मल्टीप्लाई कर रहा हूं, so this will be approximately R minus R into 1 minus this, 1 minus R, ठीक है, I'm sure you must be remembering. वही तो इस केस में हो रहा है, ये भी तो वही है ना, L is very very small compared to R, है ना, तो therefore this is satisfying, तो यानी क्या होगा, मैं यूज कर सकता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है नहीं, so therefore this will be equal to R minus R plus R into L square by, that is equal to L square by 1. ठीक है, एक बार चेक कर लो, ओके, बट दिस इज कंडीशनल, कंडीशनल क्या है ना, अगर L बहुत छोटा होता है तो ही हो पाए, अगर L वेरी स्मॉल होता है तो ही हो पाए, और इन जनरल जो फॉर्मूला वो तो है ना, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू दैट, तो अगर मान लो एक लिमिटेड रीजन में, so let's see if there is a magnetic field in a limited region, ठीक है ना, means एक छोटा सा रीजन में, in that case it will get bound, and therefore we can find out delta D, है ना, इस तरीके से, और अगर बहुत छोटा होता है तो in that case we can also use approximations, so these are the approximations, ठीक है, what I would also now like you to do is that, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में एंट्री कर दिया 90 डिग्री, ठीक है, बट लेट अस से अगर मैंने एंट्री किया होता सपोज कुछ और एंगल, तो क्या होता है ना, तो लेट्स सी दैट, तो मे बी दिस यू कैन टेक एज अ होमवर्क, जैसे मान लो एंट्री हो गया सपोज 60 डिग्री, ये L है, और एंट्री सपोज 60 ज्यादा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना, तो लेट अस से गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन, और ये जो डिस्टेंस है L, दैट इज इक्वल टू सपोज R अपॉन 6, ये गिवन, ठीक है, टू फाइंड आउट दी दिस वे, ठीक है, लेट दिस रिमेन एज अ होमवर्क अगेन, तो QMV सब दिया हुआ है, बट देन L जो है रेडियस के टर्म्स में दे दिया, सो दैट मेक्स द टास्क स्लाइटली इजियर, ठीक है ना, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि इसमें यू नो फाई क्या होगा, अच्छा एक बार फाई आ जाए ना ये वाला, तो इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, तो ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये एग्जिट पॉइंट हो गया, और एंट्री मान लो 30 डिग्री पे हुआ है, अब फिर बेंड हो गया इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, क्रॉस पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे करके गया, है ना, बट थोड़ा बेंड हो गया और फिर बाहर, ये चीज हो रहा है इसका, फिर थीटा गिवन है 30 डिग्री एंड दिस इज 5, ठीक है ना, और ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, आई थिंक रेस्ट इज सिंपल, वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं है,
So that is our homework for tomorrow. I mean, what we've done basically today is that we have tried to find out what exactly does magnetic field do to a moving charge, and therefore we have also concluded कि static charge पे magnetic field का कोई असर नहीं, ठीक है ना? एक मूविंग चार्ज पे असर होता है और उसका जो असर होता है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में होता है, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में फॉर्मूला है, इसलिए इनिशियली ना साइंटिस्ट भी ठीक से जज नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए. सो इट took some time before Lorentz could give a certain final shape to a formula regarding force on a moving charge. ठीक है ना? चलो ठीक है, तो that's it for today. Today we just initiated the discussion on a moving charge. Tomorrow we will be continuing with this, and after that, post that, we'll be talking about how is the magnetic field generated by a current carrying wire. This chapter basically दो parts. एक है force on charge और एक होता है magnetic field due to current. अब इसी में कुछ nuances इसके अंदर भी है, details कुछ nuances और details उसके अंदर भी है. So we'll be studying both of them in this particular chapter. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. We will carry on the next class, that is tomorrow. नहीं, tomorrow तो नहीं, अब तो खैर weekend हो गया. So on Monday, we will be carrying on with this chapter. In the meanwhile, इस question को try करना. We will discuss in the next class. Fine. चलो, that's it for today. Thank you and have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Have a good day. ठीक है? So wait for that. चलो, bye bye.